भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है वो होता है, इसमें आपका एग्जाम्पल होगा अमेरिका, इटली और ब्रिटेन। यहाँ पे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशियों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सह सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र, अर्धविकसित राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकासशील राष्ट्र। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत एक विकासशील राष्ट्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? आयात बंद, निर्यात पूंजी बंद और आयात निर्यात बंद, निर्यात बंद और आयात निर्यात बंद। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें आयात और निर्यात दोनों ही बंद होते हैं। इसके जो अमेरिका, साउथ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनके ज़्यादातर, वो तंजानिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये सारे बंद अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास का ये तात्पर्य होता है, मतलब घरेलू उत्पादन में वृद्धि भी होती है, उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, ये आर्थिक विकास का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, अवमूलन, ये सभी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति। जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन है वो 3 बार किया जा चुका है अब तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों का और बन सकता है कि भारतीय व्यक्ति किस बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो आम नागरिक होता है भारत का, वो अपना खाता नहीं खोल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो मुंबई में है, भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर। और भारतीय रिजर्व बैंक नेशनलाइज कब हुई? तो 1 अप्रैल 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, वित्त सचिव भारत सरकार। तो जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है? तो ये सभी होते हैं। आप लोगों को बता दें 3 तरीके के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। जहाँ पे जो कच्चा माल होता है उसको प्रोसेस किया जाता है वो आपका सेकंड यूनिट में आता है। और जहाँ पे कच्चा माल यानी कि कृषि, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, ये सारे प्रथम क्षेत्र में आते हैं। और जब इनकी सर्विसेज दी जाती हैं, यानी कि आपका जो मिल्क पैकेट बनता है, जो मिल्क पैकेट यहाँ पे बनेगा, पैकेट पैकिंग होगी, वो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में आ जाता है। मिल्क यहाँ पे निकलेगा तो वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। फिर जब इसको प्रोसेसेस किया जाएगा, पैकिंग किया जाएगा, तो ये द्वितीय क्षेत्र का कार्य होगा। और जब इसको प्रोवाइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो फिर वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज उसकी प्रोवाइड की जा रही हैं। अगला
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो सेवा क्षेत्र होता है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। अभी मैंने आपको समझाया था, सेवा क्षेत्र तृतीयक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है वो 2011-12 है, आपकी राष्ट्रीय आय का गणना का आधार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी में कमी करना, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। ये अंत्योदय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा महबूब उल हक। ये मानव विकास सूचकांक जो है वो महबूब उल हक की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं जीवन प्रतिशत, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी जो तीनों आपके दिए गए हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख केंद्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपकी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? केरल, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो जो निर्माण योजना है इसका संबंध था भारत की ग्रामीण असंरचना का, जो भारत की ग्रामीण अधिसंरचना है उसका विकास करना ही भारत निर्माण योजना से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। और आप लोगों को पता होगा 25 दिसंबर 2000 को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी को जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2005 से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के जो उद्देश्य होते हैं ये इनमें से आपके ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस राइट होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो जो योजना आयोग था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के जगह पे ही नीति आयोग को लाया गया है जो कि 2015 में लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये योजना आयोग को जो पंचवर्षीय योजना है उसका अंतिम प्रारूप अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका सबसे पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पे। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो नीति आयोग है, योजना आयोग की जगह पे आया हुआ ये है और ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्री। जो पहले आपका राष्ट्रीय विकास परिषद होता था उसका जो अध्यक्ष होता था वो गृह मंत्री होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 को आपकी पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य बल था वो कृषि क्षेत्र पे था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो भारी उद्योग थे उन पर प्रमुख बल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो जो भारी उद्योग हैं उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे था, ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1966 के सूखे के बाद प्लानिंग हॉलीडे लाया गया था। सूखा और चीन युद्ध भी हुआ था उस समय 1961 में, तो वो उसके लिए इतना बजट नहीं था उस समय, तो उसके लिए प्लानिंग हॉलीडे लाया गया था। तो 2-2 साल करके यहाँ पे ये प्लानिंग हॉलीडे चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारता थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये एसएससी जीडी में अब तक की जो शिफ्टें हुई हैं वो हर शिफ्ट एक ना एक शिफ्ट में डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का निर्धारण किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8%। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी विकास दर निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी हमारी 2012 से 2017 तक, और इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि इसकी जगह पे फिर नीति आयोग आ गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, ये तीनों के तीनों कर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर, ये तीनों के तीनों जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से और ये सभी। तो जो रेखा कर समिति है उसका कर सुधारों से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कर सुधारों से राजा चलैया समिति का
संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो 14वें वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाई रेड्डी, जो थे वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत में वैट कब लागू हुआ? वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 को भारत में वैट लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 जो है वो योजना आयोग के द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य से तैयार किया गया एक पृष्ठ पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और ऐच्छिक बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगी संरचनात्मक बेरोजगारी। ये भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसका प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डीटी लकड़वाल ने जो एक प्रयोग बताया था उसी के हिसाब से जो योजना आयोग है वो राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने का प्रयोग करता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च है? कृषि में है, निर्माण में है, खनन में है और ये सभी। तो भारत में रोजगार अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट घंटाजॉब.com, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।